हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, इस सेशन में आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप उसका एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेशन किया था। आज जो है आपका चौथा सेशन है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आपके पास इजीली वे में सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा बाबू, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड वीवर्स इन सिलेसिया इन 1845 रिवोल्ट अगेंस्ट। बोला जा रहा है कि वीवर्स के द्वारा जो रिवोल्ट किया गया था, जो विद्रोह किया गया था 1845 में, कहाँ पे? सिलेसिया में। कहाँ बाबू? सिलेसिया में। मतलब सिलेसिया के वीवर्स के द्वारा जो 1845 में रिवोल्ट किया गया, वो रिवोल्ट जो है किसके विरुद्ध था? रिवोल्ट करने का कारण क्या रहा? देखिए, चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है बाबू, कॉन्ट्रैक्टर्स हु डिड नॉट पे देम इनफ। तो ध्यान रखिएगा, सिलेसिया में जो रिवोल्ट हुआ था वीवर्स के द्वारा 1845 में बाबू, वो रिवोल्ट हुआ ही था किसके खिलाफ? वो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ हुआ था, है ना। किसके खिलाफ हुआ था? कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ हुआ था। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो वीवर्स को पेमेंट जो है ज्यादा नहीं देते थे। जो पेमेंट होता था वो नहीं पे करते थे। तो इसका सही आंसर क्या है बाबू? आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मतलब वीवर्स किसके विरोध जो है रिवोल्ट कर रहे थे? किसके विरुद्ध में? तो वो था आपका कॉन्ट्रैक्टर्स के विरुद्ध में, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में। क्यों कर रहे थे भाई? तो वो कर रहे थे इसलिए, रिवोल्ट करने का कारण यह रहा कि वो जो है वीवर्स को ज्यादा पैसे नहीं दे रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। इसको पढ़िए, समझिए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, हाउ डिड करोल कुरपिंस्की सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल। बोला जा रहा है क्या कि करोल कुरपिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल को किस रूप में मनाया, कैसे देखा? तो ध्यान रखिएगा, ये करोल कुरपिंस्की जो था आपका, वो नेशनल स्ट्रगल को ओपेरास के माध्यम से सेलिब्रेट किया। मतलब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो कैसे जगाया? वो जगाया था ओपेरास के माध्यम से। तो क्वेश्चन अराइज होगा बाबू कि ये ओपेरास का मतलब क्या होता है? ओपेरा का मतलब होता है संगीत, नाटक। क्या होता है? संगीत, है ना, संगीत। तो संगीत के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से जो है करोल कुरपिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल को जो है सेलिब्रेट किया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है बाबू। देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म। हम लोगों ने शायद 2 वीडियोस में रोमांटिसिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। उसमें डायरेक्टली आपको बताया गया था कि रोमांटिसिज्म था क्या। तो वो था, आपको बताया गया था बाबू, क्या था? कल्चरल मूवमेंट था। क्या था?
कल्चरल मूवमेंट था, अपने कल्चर से रिलेटेड, अपने ट्रेडिशन से रिलेटेड जो सॉन्ग्स वगैरह होते थे, जो ड्रामास वगैरह होते थे, जो पोएट्री वगैरह होते थे, उसको कलेक्ट करके लोगों को जो है सुनाया जाता था, जिसके तहत जो है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स क्या हुआ जगह। तो रोमांटिसिज्म जो है आपका किससे रिलेटेड है, सिंपल सा आपको 2 बार पहले भी करवा दिया गया है, ये था आपका कल्चरल मूवमेंट था बाबू। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कंजर्वेटिव से बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, लेकिन हर बार जो है आपके ऑप्शंस कुछ ना कुछ अलग होता है। तो बताइए व्हाट वाज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कंजर्वेटिव। बोला जा रहा है कि कंजर्वेटिव का फिलॉसफी क्या रहा, कंजर्वेटिव्स का फिलॉसफी क्या था बाबू। तो सबसे पहले समझिएगा कि ये कंजर्वेटिव्स होते कैसे लोग थे, कौन होता था ये, कैसे लोग होते थे। तो ध्यान रखना कि कंजर्वेटिव जो लोग होते थे वैसे लोग जो पुरानी विचारधारा को फॉलो करने वाले थे, जो अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते थे, जो सोसाइटी में जैसी व्यवस्था थी, जैसे मान लिया जाए सोसाइटी में व्यवस्था है कि वहां पे शासन किसका है, मोनार्की का है ना, मोनार्की का है, राजतंत्र है, मोनार्कियल फॉर्म है। तो कंजर्वेटिव लोग जो हैं, कंजर्वेटिव लोगों का जो है फिलॉसफी यही रहता था कि जैसी व्यवस्था पहले थी वैसे ही व्यवस्था आज भी हो और वैसी व्यवस्था बाद में भी रहे, फ्यूचर में भी रहे। मतलब वो चेंजेस के खिलाफ थे। कंजर्वेटिव लोग जो है वो बदलाव जो है नहीं चाहते थे, वो पुरानी विचारधारा वाले लोग थे, वो अपने ट्रेडिशंस को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, अपने कस्टम को लेकर, रीति रिवाज को फॉलो करना चाहते थे। तो कंजर्वेटिव ऐसे लोग होते थे। तो उनका मेन फिलॉसफी क्या था बाबू, अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, कंजर्वेटिव का मतलब समझ गए। तो अगर ऑप्शन पलट कर भी कुछ और ऐड करेगा है ना, तो आप इजिली वे में जो है जवाब दे सकते हो। देखो ऑप्शन में क्या है, दे अपोज्ड मोनार्कियल फॉर्म, है ना। देखना जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो स्टार्टिंग में यही पढ़ा है, स्टार्टिंग से, कि वहां पे मोनार्की था, राजतंत्र था, है ना। तो कंजर्वेटिव लोग जो है मोनार्कियल फॉर्म को जो है वो विरोध नहीं कर सकता है बाबू। जैसी व्यवस्था पहले थी वैसी व्यवस्था अब चाहेगा और वैसी व्यवस्था बाद में फ्यूचर में भी चाहेगा कि वैसे ही व्यवस्था रहे। तो वो मोनार्कियल फॉर्म्स को जो है अपोज तो नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया बाबू। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है दे वर द सपोर्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी का कभी सपोर्टर्स नहीं हो सकते हैं कंजर्वेटिव लोग, है ना। कंजर्वेटिव लोग जो है बाबू वो डेमोक्रेसी का जो है सपोर्टर नहीं हो सकता है लड्डू। क्यों, क्योंकि वहां पे पहले से ही क्या था, मोनार्कियल फॉर्म था, तो मोनार्कियल फॉर्म को वो सपोर्ट करेंगे ना। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, बी आपका गलत हो गया। अब सी की ओर चलते हैं। देखिए दे वांटेड टू ग्लोरीफाई फोक आर्ट एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कहने का मतलब क्या है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का कहने का मतलब ये है कि जो रीजनल लैंग्वेजेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, तो वो क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, नहीं उसको बढ़ाना नहीं करना चाहते थे, बढ़ने नहीं देना चाहते थे। क्यों, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज का डेवलपमेंट जहां होता तो आवाज जो है वो रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, वो आपका गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी बचा, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लेकिन समझिए डी में क्या है, डी स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। हाँ, किस बात पे जोर दिए, वो हमेशा जोर दिए अपने ट्रेडिशन को, ट्रेडिशन के ऊपर उन्होंने जोर दिया, अपने कस्टम्स के ऊपर, अपने रीति रिवाज के ऊपर।
अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो व्यवस्था वहां पे थी, मोनार्कियल फॉर्म था, राजतंत्र था, तो वैसी व्यवस्था को, अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को इंपॉर्टेंस दिया। तो कंजर्वेटिव्स का फिलॉसफी क्या रहा बाबू? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए समझिए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, व्हाट वाज दिस मेन द मेन ऑब्जेक्टिव, यहां पे द होगा बाबू। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1850? देखिए 1815 में जो एक ट्रीटी हुआ था, कौन सा ट्रीटी? वो ट्रीटी हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना। कब हुआ था? 1815 में। 1815 में एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ वियना। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बाबू? ऑप्शन से देखिए तो पहले समझिएगा, ट्रीटी ऑफ वियना जब हुआ था 1815 में, है ना? आपको जो है थोड़ा सा बैक लेकर चलते हैं, डिटेल में लेकर चलते हैं, उसके बाद ऑप्शन आप खुद बता दोगे कि क्या होगा। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुआ। 1815 में जो है शासन में कौन लोग आए, कैसे लोग आए? कंजर्वेटिव लोग आए। कैसे लोग आए? कंजर्वेटिव लोग आए। अब ध्यान रखना कि कंजर्वेटिव लोग जब शासन में आएगा, पावर में आएगा, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 जब हुआ, जब कंजर्वेटिव लोग थे, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, पर्पस क्या रहेगा? कंजर्वेटिव लोग चूंकि आ चुके हैं पावर में, तो कंजर्वेटिव तो अभी हमने बताया था कि कंजर्वेटिव लोगों का विचार कैसा होता है, सोच कैसा होता है। तो यहां पे देखो उसमें था कि इससे पहले जो कंजर्वेटिव के पहले जो नेपोलियन था, क्या था? नेपोलियन। तो नेपोलियन ने नेपोलियनिक युद्ध के बाद, नेपोलियन ने जो नेपोलियनिक युद्ध के दौरान जो चेंजेस लाया था, जो बदलाव लाया था, जो कानून बनाए थे, वो कंजर्वेटिव के द्वारा जो है क्या किया जाएगा? सबको रद्द किया जाएगा। जो बदलाव, जो चेंजेस जो है किसने किया? नेपोलियन ने पावर में आने के बाद किया था। वो सारे कानून को वो क्या कर देगा? कंजर्वेटिव लोग रद्द कर देगा, है ना? और कैसी व्यवस्था लाने की बात करेगा? फिर से वही मोनार्कियल फॉर्म, चूंकि कंजर्वेटिव है। तो देखिए व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1850? अब देखो तो, टू अंडो द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वार। आ गया? मतलब जो नेपोलियनिक वार्स के दौरान जो बदलाव किए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, उन सब को क्या किया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव चूंकि आ चुके हैं पावर में 1815 में, तो जैसी व्यवस्था पहले थी उसी व्यवस्था को वो लागू करना चाहेंगे, है ना? अब देखो टू रिस्टोर द डेमोक्रेसी, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो बी में क्या था? टू प्लान द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्यों प्लानिंग करेगा भाई? जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात क्यों करेगा? क्योंकि वो सोसाइटी में जो है चूंकि बदलाव चाहता ही नहीं है, चेंजेस लाना ही नहीं चाहता है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो गया। टू ओवरथ्रो द बर्बन डायनेस्टी, वो कैसे बर्बन डायनेस्टी को कैसे हटाएगा, कैसे वहां से भगाना चाहेगा? यही उसी को तो लाना चाहता था। क्यों? क्योंकि डायनेस्टी वहां तो था, बर्बन डायनेस्टी, मोनार्कियल फॉर्म तो था, है ना? तो वो ओवरथ्रो तो करेगा नहीं, है ना? ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया? गलत हो गया बाबू। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किस ट्रीटी के तहत, है ना, किस ट्रीटी के तहत ग्रीस जो है, ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बना?
किस ट्रीटी के तहत जो है ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में बना? याद रखिएगा, पिछले सेशन में भी करवाया गया था। याद रखिएगा, वो ट्रीटी था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये कब हुआ था बाबू? ये हुआ था 1832 में। ये कब हुआ था? 1832 में हुआ था बाबू। अब ध्यान रखिएगा, सबका जो है इसी क्वेश्चन को चेंज कर देगा, ऑप्शन भी यही रहेगा, लेकिन कह देगा कि अरेंज कीजिए क्रॉनिकल वाइज, है ना। तो क्रॉनिकल वाइज अरेंज करने के लिए क्या चाहिए आपको? जितने भी ट्रीटी हुआ, हर ट्रीटी का जो है ईयर याद रखना है कि कब हुआ था। तो देखिए, ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है बाबू वो हुआ था 1919 में। कब हुआ? 1919 में। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, है ना, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट जो है वो हुआ था 1871 में बाबू। कब हुआ था? 1871 में। और ट्रीटी ऑफ वियना जो है कब हुआ? अभी आपने पढ़ा, कब? 1815 में। कब हुआ? 1815 में। तो ये जो है डेट आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो इसी क्वेश्चन को आपको क्या करेगा कि पलट देगा, चेंजेस लाएगा और बोलेगा कि ये जो टीटी है इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मतलब सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, है ना। तो याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ वर्साई कब हुआ? 1919 में। आपका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ? 1832 में। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कब हुआ? 1871 में। और ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ? 1815 में हुआ, है ना। तो ये ईयर आपको याद रहना चाहिए, ताकि क्वेश्चंस आपको चेंज भी किया जाए तो इजिली वे में आपसे बन जाए बाबू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू। क्या बोला जा रहा है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेंड? बोला जा रहा है फ्रैंकफर्ट असेंबली जो है कहां बुलाई गई थी, है ना। फ्रैंकफर्ट असेंबली कहां बुलाई गई थी? ऑप्शन से आपके एट द पैलेस ऑफ प्रसिया, सेकंड है एट द हाफ ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ वर्साई, थर्ड है आपका एट द चर्च ऑफ सेंट पीटर्स, ऑप्शन नंबर डी एट द चर्च ऑफ सेंट पालनी। देखिए, ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था, लेकिन याद रखिएगा वहां पे जो ऑप्शन था वो अलग था, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन क्या किया गया है? चेंज किया गया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सर एक क्वेश्चन के लिए दो आंसर रहेगा और वो दो अलग अलग, नहीं, अलग नहीं है बाबू। अलग में कहने का मतलब उसका दूसरा नाम दिया हुआ है। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट असेंबली जो है कहाँ बुलाई गई थी, वो आपको अगर याद होगा तो वो बुलाया गया था एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल। पॉल, है ना, ध्यान रखिएगा। तो एट द चर्च ऑफ सेंट पालनी, इसका दूसरा नाम क्या है बाबू? इसका दूसरा नाम है पॉल, है ना। पालनी का दूसरा नाम क्या है? पॉल है बाबू, एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट असेंबली का जो है कहां बुलाया गया था? वो बुलाया गया था एट द चर्च ऑफ सेंट पालनी। अगर ऑप्शंस में क्या रहे? पालनी रहे, पालनी मारना है। ऑप्शंस में क्या रहे? सेंट पॉल रहे, पॉल मारना है। अगर दोनों रहे, दोनों मारना है। मतलब ए और बी या सी और डी ऐसे करके देगा, है ना। तो सही ढंग से देखना, क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़ना, और ऐसा नहीं कि एक बार पढ़े अच्छा ये तो शायद नहीं था, सेंट पॉल था। तो याद रखना है बाबू, है ना, भूलना नहीं है। किसी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है एग्जाम में। 20 में 20 क्वेश्चंस आपको लाने हैं किसी भी हाल में। अभी आपके पास टाइम है। तो फ्रैंकफर्ट असेंबली कहां बुलाई गई थी? वो बुलाया गया था एट द चर्च ऑफ सेंट पालनी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है बाबू। देखो,
व्हाट मार्क ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फिर वही क्वेश्चन है, पलट कर दिया हुआ है, क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है कि ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन किस ट्रीटी के तहत बना। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, अभी हमने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के तहत जो है ग्रीस एक आजाद देश के रूप में उभरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर है। अब देखिएगा बाबू, ट्रीटी ऑफ वियना ये तो सही है। ट्रीटी ऑफ वर्साई हमने बोला था 1919 में, है ना। ट्रीटी ऑफ वर्साई कब बोला था, 1919 में बोला था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है एक और हुआ था पहले, है ना, 1871 में भी हुआ था। ये ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन क्या है आपका, सही है। और दूसरा ट्रीटी हुआ 1919 में हुआ था, और डी तो नन ऑफ द ऑप्शंस है। अब देखिए, तो ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में किस ट्रीटी के तहत बना था, वो बना था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के तहत। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, नेम द इटालियन रिवोल्यूशनरी फ्रॉम जेनोवा। बोला जा रहा है कि जेनोवा से एक इटली का रिवोल्यूशनरी है, एक इटली का क्रांतिकारी है, जो कहां से बिलोंग करता था। इटालियन रिवोल्यूशनरी जो कहां से बिलोंग करता था, जेनोवा से। वो रिवोल्यूशनरी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है जेसेफ मेजनी, दूसरा है जोहान गॉटफ्रेड, थर्ड है आपका मेटरनिक, या ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ द ऑप्शंस, नन ऑफ द अबव। याद रखिएगा कि ये जो आपका इटली का रिवोल्यूशनरी था और कहां से बिलोंग करता था, जेनोवा से बिलोंग करता था। उसका नाम क्या था बाबू, उसका नाम था जेसेफ मेजनी। क्या नाम था, उसका नाम था जेसेफ मेजनी बाबू। और जेसेफ मेजनी के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका है ना, कई बार पढ़ चुका है जेसेफ मेजनी के बारे में, कि जेसेफ मेजनी ने कुछ सेक्रेट सोसाइटी बनाया था, जैसे में यंग इटली। कब बनाया था, 1831 में बनाया था बाबू। कब बनाया था, 1831 में बनाया था। दूसरा बनाया था यंग यूरोप। कब बनाया था, 1834 में बनाया था, है ना। यह सीक्रेट सोसाइटी बनाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, जेसेफ मेजनी ही तो था। और वो जेसेफ मेजनी कहां से बिलोंग करता था, जेनोवा से बिलोंग करता था, याद रखिएगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है बाबू, व्हाट मेजर इशू वाज क्रिटिसाइज्ड अगेंस्ट बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। देखिए बोला जा रहा है कि लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, लिबरल्स के द्वारा किसकी आलोचना की गई थी, किसको क्रिटिसाइज किया गया था। ऑप्शन है आपके सेंसरशिप, लॉज टू कंट्रोल द प्रेस, ऑप्शन नंबर बी प्रिजर्वेशन ऑफ द चर्च, ऑप्शन नंबर सी अ मॉडर्न आर्मी, ऑप्शन नंबर डी इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। तो देखिएगा लिबरल्स के द्वारा जो है आलोचना किया गया था, जब सेंसरशिप क्या लाया गया था, एक कानून लाया गया था। क्या लाया गया था, सेंसरशिप। ध्यान रखिएगा ये सेंसरशिप होता क्या है ना। तो सेंसरशिप याद रखना बाबू, सेंसरशिप वैसा लॉज है जो प्रेस को क्या करने के लिए लाया जाता है, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। मतलब कुछ भी निगेटिव बातें गवर्नमेंट के खिलाफ, या जो गवर्नमेंट में जो
व्यक्ति बैठा है उसके खिलाफ और कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं कर सकते, है ना। तो प्रेस के खिलाफ मतलब मीडिया को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। आप कुछ भी जो है छाप नहीं सकते हो, आप जो विचार रखते हो उस विचार को आप नहीं प्रिंट कर सकते हो, सेंसरशिप ही कहलाया। तो याद रखिएगा, लिबरल नेशनलिस्ट ने किसकी आलोचना की थी, जो गवर्नमेंट में बैठे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप कानून लाया जिससे प्रेस को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। प्रेस को कंट्रोल करने के लिए एक कानून लाया गया, सेंसरशिप। और उसी सेंसरशिप लॉज को जो है लिबरल नेशनलिस्ट ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमने बताया था, अभी जस्ट बताया था, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है इजिली वे में आप बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है आपका, व्हेन वर द कंजर्वेटिव रिजिम्स सेट अप। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब यही हुआ कि कंजर्वेटिव्स लोग पावर में कब आए, है ना। कंजर्वेटिव्स रिजिम जो है कब स्थापित हुआ था, आपको बताए थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ट्रीटी हुआ था बाबू, ट्रीटी ऑफ वियना, है ना। 1815 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ, समझ में आ रहा है ना। देखिए ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुआ, जब वो कंजर्वेटिव्स पावर में आए तब हुआ, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी चेंजेस किए गए थे नेपोलियनिक वार्स के दौरान उन सारे चेंजेस को खत्म करना है, पुरानी व्यवस्था को लाना है, मोनार्कियल फॉर्म को लाना है ना। तो कंजर्वेटिव रिजिम्स जो है सेटअप हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 1815 में बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर्स को देने का कोशिश कीजिएगा, आंसर्स करने का कोशिश करोगे आप लोग। जैसे देखिए वाई वॉज द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, है ना। नीदरलैंड साम्राज्य की बात कर रहा है, नीदरलैंड किंगडम की बात कर रहा है। तो सबसे पहले नीदरलैंड के बारे में थोड़ा सा जो है हम लोग जानेंगे। देखिए नीदरलैंड को दो भागों में बांटा गया, है ना, साउथ नीदरलैंड और नॉर्थ नीदरलैंड। समझिएगा, है ना। नीदरलैंड को दो भागों में बांटा गया, साउथ नीदरलैंड और नॉर्थ नीदरलैंड के रूप में। तो देखिएगा नॉर्थ नीदरलैंड को क्या बोला गया है, नॉर्थ नीदरलैंड को बोला गया बेल्जियम। क्या बोला गया है, बेल्जियम बोला गया है बाबू। अब देखना साउथ नीदरलैंड और नॉर्थ नीदरलैंड जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये नॉर्थ नीदरलैंड है ना। तो नॉर्थ नीदरलैंड को साउथ नीदरलैंड के साथ जोड़ने का कारण क्या रहा था, है ना। वाई वॉज द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम सेटअप इन द नॉर्थ, मतलब बेल्जियम को नॉर्थ में स्थापित करने का, उसको जोड़ने का कारण क्या रहा था, और जोड़ा किसने था बाबू, ब्रिटेन ने, है ना, है ना, किसने, ब्रिटेन ने। तो नॉर्थ नीदरलैंड और साउथ नीदरलैंड को जोड़ने का जो है काम क्यों किया गया था, क्यों जोड़ा गया था। ऑप्शन से आपके टू प्रिवेंट
फ्रेंच एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर बी टू कर्व गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी टू कंट्रोल सेंसरशिप लॉज, या ऑप्शन नंबर डी बोथ टू कंट्रोल सेंसरशिप लॉज एंड टू कर्व गवर्नमेंट एक्टिविटीज। आप जवाब देने का कोशिश करो। देखिए, नॉर्थ नीदरलैंड और साउथ नीदरलैंड को, है ना, एक करने का कारण यह आ रहा था कि फ्रेंच जो है, फ्रांस अपना टेरिटरीज, है ना, फ्रांस अपना जो है टेरिटरीज या क्षेत्र जो है उसको और ना बढ़ाए। फ्रेंच टेरिटरीज को बढ़ने से रोकने के लिए बेल्जियम को, मतलब नॉर्थ नीदरलैंड को और साउथ नीदरलैंड को क्या किया गया, आपको जोड़ा गया, ताकि फ्रांस जो है एकदम शांत रहे, वो अपना साम्राज्य जो है और ना बढ़ाए। और ये जोड़ने का काम किसने किया था, ब्रिटेन ने किया था बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बाबू, है ना। टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन, मतलब फ्रेंच एक्सपेंशन को होने से क्या करने के लिए, रोकने के लिए जो है नीदरलैंड्स का जो किंगडम था, जिसके तहत क्या शामिल है, बेल्जियम, उसको जो है नॉर्थ के डायरेक्शन में क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखो, ट्रीटी ऑफ वियना से फिर से क्वेश्चन आ गया। इस बार जो है ऑप्शन आपके चेंज है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, वाई वॉज द ट्रीटी ऑफ वियना ड्रॉन अप इन 1815। देखिए, ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में हुआ था, होने का कारण क्या रहा, क्यों हुआ था, तो देखिए, टू रिस्टोर द मोनार्की, हमने पहले ही बताया था। कौन लोग आए, कंजर्वेटिव आया, है ना। 1815 में जो है पावर में कौन आया, कंजर्वेटिव आया। अब कंजर्वेटिव का फिलॉसफी ही थी क्या, कि पुरानी व्यवस्था को क्या करना, फिर से स्थापित करना, है ना। तो यही तो है, ऑप्शन नंबर ए में आ गया। वहां पे ऑप्शन जो है क्या था आपका, चेंज किया हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बाबू। टू रीस्टोर, मतलब जो राजघराना को पद से हटाया गया, पद छोड़ना पड़ा था, फिर वहां पे नेपोलियन बना, फिर जो है कंजर्वेटिव पावर में आते हैं, फिर वापस जो है मोनार्कियल सिस्टम ही लाया गया। टू रिस्टोर द मोनार्कीज, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है ना। क्वेश्चन को सभी लोग जो है आप लोग आराम से पहले पढ़ लीजिए, जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है बाबू आपका, व्हाट लेड टू द अबॉलिशिंग ऑफ द टैरिफ बैरियर्स इन द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स ऑफ यूरोप एंड द रिडक्शन ऑफ करेंसीज। देखिए, बोला जा रहा है कि जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में, जर्मन भाषी क्षेत्र में, जहां पे वैसे इलाके जहां पे जर्मन भाषा बोली जाती थी, तो वैसे इलाकों में बाबू, जर्मन भाषी एरियाज में, जर्मन स्पीकिंग रीजन में जो है आपका टैरिफ खत्म करने का, है ना, टैरिफ को, टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश करने का कारण क्या रहा, और जो करेंसी चल रहे थे, अलग अलग जो करेंसीज चल रहे थे, उसको कम करने का जो है रीजन क्या रहा। मतलब जर्मन भाषा बोलने वाले इलाकों में टैरिफ बैरियर्स क्यों खत्म किया गया, साथ में करेंसीज का नंबर जो है कम क्यों किया गया। देखिएगा, तो सबसे पहले समझिएगा, ये टैरिफ बैरियर्स,
समझना बात को, टैरिफ बैरियर्स। इसके तहत क्या था कि हर कुछ डिस्टेंस पे जो है टैरिफ लगता था। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि टैक्स लगता है। हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो रोड टैक्स भी देते हैं, है ना। टोल टैक्स क्या देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। तो उसी तरीके से जर्मन स्पीकिंग एरियाज में ये जो टैरिफ बैरियर्स था, बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स थे, हर कुछ डिस्टेंस पे जो है कुछ पैसे लगते थे, जिसके तहत क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही ढंग से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो उस टैरिफ बैरियर्स को खत्म करने का कारण पूछ रहा है, और साथ में करेंसीज का रिडक्शन पूछा जा रहा है कि करेंसीज का रिडक्शन क्यों किया गया। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ करेंसीज कितने थे बाबू, आपका नंबर ऑफ करेंसीज था लगभग 30। कितना था, कितने करेंसी चल रहे थे, 30 करेंसी चल रहा था, है ना। और घटाकर जो है कितना कर दिया गया, 2 करेंसी मात्र यूज किया जाने लगा। मतलब हर कुछ डिस्टेंस पे जाते हैं, जो यहां से पैसा लेकर जा रहे हैं, अगले रीजन में जो है वो पैसा नहीं चलेगा, वहां पे दूसरा पैसा चलता है। तो फिर वहां पे हम लोग पैसे को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और वहां पे टैरिफ भी लगता है, पैसे भी देने पड़ते हैं। तो उस बैरियर को खत्म करने का कारण पूछ रहा है। साथ में जो अलग अलग टैरिफ बैरियर्स लगता था और जो अलग अलग करेंसी चलता था, उसकी संख्या जो है कम करने का रीजन पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, यही तो है। क्या बनाया गया था, कस्टम यूनियन बनाया गया था। क्या बनाया गया था, कस्टम यूनियन बनाया गया बाबू, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। कस्टम यूनियन बनाया गया था, और उस यूनियन का नाम क्या था, जोल्वेरिन था बाबू। क्या था नाम, यूनियन का नाम क्या था, यूनियन का नाम था जोल्वेरिन, है ना। इसको याद रखिएगा। एक संघ बना दिया गया कि चलो भाई अब हम लोग सब मिलकर जो है 2 तरह का ही पैसा यूज करेंगे, 2 तरह का करेंसी यूज करेंगे, और ये जो टैरिफ बैरियर्स लग रहा है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, एक रुकावट ला रहा है, उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है आपका, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। What was viewed as obstacle to economic change and growth by new commercial classes? देखो बोला जा रहा है कि ऑब्स्टेकल के रूप में, है ना, इकोनॉमिक चेंज जब होता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होना था, उस डेवलपमेंट में जो है ऑब्स्टेकल के रूप में कौन आ रहा था, रुकावट पैदा कौन कर रहा था, क्या काम कर रहा था, है ना। ऑब्स्टेकल या बैरियर का काम कौन कर रहा था, वो टैरिफ बैरियर्स, है ना। तो what was viewed as obstacle to economic exchange या exchange and growth by new classes, तो किस रूप में देखा गया, तो वो देखा गया कि भाई चलो इतने तरह का जो है बैरियर्स लगता है, तो अब जो है हम लोग क्या बनाएंगे, अभी जस्ट बताया था, कस्टम ड्यूटीज, कस्टम यूनियन बनाया गया। क्या बनाया गया, कस्टम यूनियन बनाया गया। अब ये जो है यूनियन बनाया गया, उस यूनियन का भी जस्ट हमने नाम बताया था, जोल्वेरिन था, है ना। इस यूनियन का नाम क्या था, जोल्वेरिन था बाबू, ताकि ये जो डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, जो रुकावट पैदा कर रहा है, उसको समाप्त किया जाए। कस्टम ड्यूटीज लाया गया, यूनियन बनाया गया, संघ बनाया गया, उस यूनियन का नाम था आपका जोल्वेरिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, इसको पढ़िए, समझिए और जवाब देने का कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है व्हाट टेरिटरीज डिड द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर, मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर जो है किस क्षेत्र पे जो है शासन कर रहा था, किस एरियाज पे जो है वो रूल कर रहा था। हैब्सबर्ग एम्पायर जो है कहां रूल कर रहा था, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। ऑप्शन नंबर ए में है बोथ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ऑप्शन नंबर बी हंगरी, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, या ऑप्शन नंबर डी रोमानिया। याद रखिएगा बाबू, हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया पे भी और कहां, हंगरी पे भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया पे भी शासन कर रहा था, रूल कर रहा था, और साथ में हंगरी पे भी कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वहां पे अगर एग्जाम में कुछ चेंजेस करे तो उस चेंजेस के आधार पे आप लोग जो है आंसर देने, ऐसा नहीं कि सर ने बताया ये तो ए ही हो जाएगा। हो सकता है ये जो हमने ए में ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन जो है डी में दे दे, है ना, वो ऑप्शन सी में दे दे, तो वो देख कर करना है आपको। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली, मतलब नेपोलियन ने इटली पे आक्रमण कब किया था, इन्वेड कब किया। ऑप्शन से आपके 1797, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1795, या ऑप्शन नंबर डी है आपका 1821। ध्यान रखिएगा नेपोलियन ने इटली पे जो है आक्रमण किया था आपका 1797 में। कब किया था, 1797 में, 1797। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है what seem to outweigh the advantages of the administrative changes in Europe। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आंसर्स देने का कोशिश कीजिए। देखिए बोला जा रहा है what seem to outweigh the advantages of the administrative changes in Europe, मतलब कि नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किया था, नेपोलियनिक वार के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किया, ऐसा उस दौरान जो है उस नेपोलियनिक वार के दौरान ऐसा क्या चेंजेस लाया जो लोग जो है क्या होने लगे, उससे नाराज होने लगे, लोग जो है उसका विरोध करने लगे, है ना। क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में ऐसा क्या किया गया जिसके तहत लोग जो है नेपोलियन के विरोध हो गए, इसके अगेंस्ट में चले गए। ऑप्शंस है क्या, फोर्स conscriptions into French armies, option number B increased prices, option number C laws that was not informed, या option number D movement and exchange of goods। तो ध्यान रखिएगा बाबू, नेपोलियन से क्वेश्चंस है ये। अब समझिएगा, अगर नेपोलियन से क्वेश्चन है तो नेपोलियन के बारे में कुछ समझते हैं, इस क्वेश्चंस का जो है डिटेल में हल्का जाते हैं। देखिए जब नेपोलियनिक वार्स चल रहा था तो उस दौरान क्या हुआ कि लोगों को वो जबरन जो है, जबरदस्ती जो है सेना में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, है ना। जिसको सेना में भर्ती नहीं भी होना है वैसे लोगों को भी अपने आर्मी में, मतलब फ्रेंच आर्मीज में भर्ती करने लगा। स्टार्टिंग में जब नेपोलियन शासन करने आया था, उसको जब पावर मिला
तो लोग उससे बहुत खुश थे। लेकिन जल्द ही जो है वो खुशी जो है विरोध में बदल गया। विरोध में बदलने का कारण यही रहा कि वो जबरदस्ती जो है पूरे यूरोप को जीतने के लिए उसकी मंशा थी, उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो पूरे यूरोप को जो है अपने शासन में लाए। वो पूरे यूरोप में जो है शासन करना चाहता था और इसलिए उसने जो है जबरदस्ती क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने जबरदस्ती जो है लोगों को फ्रेंच आर्मीज में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। और यही कारण रहा कि नेपोलियन का विरोध करने लगे लोग। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बाबू? अब जो है आपको कुछ बता दिया गया है, अब उस डिस्क्रिप्शन के आधार पे बताने का कोशिश करो कि कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, फोर्स्ड conscription इनटू फ्रेंच आर्मीज, मतलब लोगों को फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती भर्ती करने लगा, यही कारण रहा था विरोध होने का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है लेकिन लैंग्वेज अलग था। अब देखिए, व्हाट डिड द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 स्पेल आउट, मतलब 1804, है ना। नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 में जो है क्या क्या बातें की गई थी, क्या क्या व्यवस्था किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है ऑल ऑफ द ऑप्शंस, है ना। तो बी से देखते हैं, वाइपिंग आउट प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ये सही है कि नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 के तहत क्या था कि जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ दिए गए थे उसको क्या किया था, उसने समाप्त कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, सही है ना। राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी जो है सही है बाबू, आपको बताया गया था कि उसने राइट टू प्रॉपर्टी का भी जो है कानून या वो उस कोड में, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1884 में जो है ये इसको लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी सही है बाबू, कानून के नजर में सभी लोग क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ भी जो है ये सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस हु वर ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट्स टू वोट, देखिएगा बोला जा रहा है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान राइट टू वोट मतलब वोटिंग राइट्स जो है किसे दिया गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान वोटिंग राइट्स किसे दिया गया था? आपको याद होगा कि वोटिंग राइट्स जो है एक्टिव मेंबर को दिया गया था। किसे दिया गया था? एक्टिव मेंबर को, है ना। तो लोगों को दो भागों में, दो कैटेगरी में बांट दिया। एक बांट दिया था एक्टिव मेंबर और दूसरा था पैसिव। क्या था? पैसिव था बाबू, ध्यान रखिएगा। एक था आपका एक्टिव, दूसरा था पैसिव। तो कैसे लोग जो है, कैसे लोगों को वोटिंग राइट्स दिया गया था? वो दिया गया था एक्टिव मेंबर्स को। किसे दिया गया था? एक्टिव मेंबर्स को। आपको पहले बताया गया है कि एक्टिव मेंबर्स में भी किसे भाई, किसे बोला गया एक्टिव मेंबर्स को? तो मेन लोग, है ना, मेल मेल पर्सन को, जिनका एज क्या हो चुका है? 25 इयर्स हो चुका है। और क्या सभी लोगों को जिनका एज 25 इयर्स है और मेल है, तो सभी लोगों को जो है वोटिंग राइट्स दे दिया गया था? नहीं, ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक जो है जोड़ा गया, क्या कि जो अपने वेजेस का, है ना, जो मंथली वेजेस है
वो अपना 3 डेज का जो वेजेज है वो किस रूप में देंगे? टैक्स के रूप में देंगे। किस रूप में देंगे बाबू? टैक्स के रूप में देंगे बाबू, है ना। तो वैसे लोगों को क्या माना गया? एक्टिव मेंबर्स, है ना। एक्टिव मेंबर्स में किसे डाला गया? मेल को डाला गया। याद रखिएगा, इसमें सर्वेंट लोग नहीं था बाबू, है ना। अगर कोई मेल है जिसका 25 ईयर्स हो चुका है, वो अगर 3 दिन का जो है वेजेस देता है अपना जो है टैक्स के रूप में, लेकिन वो एक सर्वेंट है, तो सर्वेंट को इसमें नहीं काउंट किया गया था, है ना। एक्टिव में पैसिव मेंबर में आपको रखा गया वोमेन को और चिल्ड्रेन को, है ना। वोमेन, चिल्ड्रेन और सर्वेंट्स को जो है पैसिव मेंबर में रख दिया गया था। तो वोटिंग राइट्स आपका फ्रेंच या फ्रांस के रिवोल्यूशन के दौरान किसे दिया गया था? प्रॉपर्टी ओनिंग मेन, है ना। जिसके पास प्रॉपर्टी था, जो अपना 3 डेज का जो है वेज टैक्स के रूप में भरते थे, उसे ही दिया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ऑल वोमेन, वोमेन का तो अधिकार ही नहीं दिया गया था बाबू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? ऐसे ही गलत हो गया। प्रॉपर्टी ओनिंग वोमेन, फिर वोमेन आ गया, वोमेन को तो मिला ही नहीं था। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे दिया ऑल मेन, लेकिन सभी मेन को नहीं दिया गया था। वैसे मेन जिनका एज 25 ईयर्स हो चुका है, और उसमें भी कंडीशन लगा दिया कि मंथली सैलरी का वेजेज का 3 दिन का जो वेजेज है वो किस रूप में देना होगा? वो टैक्स के रूप में जो पे करेगा, वैसे लोगों को ही जो है आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो गया बाबू? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी अपडेट्स हो नोटिफिकेशन जाए, वीडियोस अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, जो अपडेट्स हो वो सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय। और अपना ध्यान रखना और सही ढंग से और अच्छे मन से जो है बाबू मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।